अभी से आगे के लगभग 85 घंटे हिंदुस्तान के लिए खास होने वाले हैं। हर आम हिंदुस्तानी नतीजों को लेकर उधेड़-बुन में रहेगा कि क्या आएगा। आखिरी दौर का मतदान, उसके बाद तमाम चैनलों पर एग्जिट पोल जो कमोबेश नतीजों के बहुत नज़दीक होते हैं। और सबसे सटीक एग्जिट पोल देखने के लिए कल शाम 5 बजे से आप इंडिया न्यूज़ ट्यून इन करके ज़रूर रखिए। बहुत बड़ा सैंपल, लार्जेस्ट सैंपल साइज के साथ एग्जिट पोल जो आपने फैसला ईवीएम में डाल रखा है या 57 सीटों के लिए कल वोटर डालेंगे, उसके बहुत नज़दीक आप इंडिया न्यूज़ के एग्जिट पोल को पाएंगे। डी डायनेमिक्स और इंडिया न्यूज़ का एग्जिट पोल कल शाम 5 बजे से, भूलिएगा नहीं। 90% चुनाव हो चुका है, नतीजे 100% लॉक हो चुके हैं, मानकर चलिए। 18वीं लोकसभा के लिए 1 जून को 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग है, जिसमें बाकी बची 57 सीटों पर मतदान होगा। देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 486 सीटों पर अब तक 6 चरणों में मतदान पूरा हो चुका है। 1 जून को जहां मतदान होना है, उनमें केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 सीट है, पंजाब की सभी 13 सीटें, हिमाचल की 4, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, झारखंड की 3 लोकसभा सीटें शामिल हैं। तो ये 1 जून को मतदान होगा। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने लोकसभा का ऐलान किया था चुनावों का। 19 अप्रैल वोटिंग शुरू हुई, पहला फेज, और 1 जून को आखिरी यानी 7वें फेज का मतदान। 23 मई की शाम को चुनाव अभियान थम गया। चुनाव के ऐलान होने के साथ ही चुनाव प्रचार का आगाज हुआ। राजनीतिक दलों को लगभग 76 दिनों का वक्त मिला अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, अपने पक्ष में माहौल तैयार करने के लिए। सभी दलों के दिग्गजों की अगर मैं बात करूं तो इस चुनावी जोर आजमाइश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार नंबर 1 रहे। खूब मेहनत की, देश भर में बेहिसाब रैलियां, रोड शोज किए। दूसरी पार्टियों के किसी भी नेता की तुलना में उन्होंने सबसे ज्यादा रैलियां और रोड शोज की। आंकड़ा आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी चुनाव के ऐलान के साथ ही मोर्चा संभाल चुके थे, मैदान में उतर चुके थे। 16 मार्च को इलेक्शन डेट अनाउंस हुआ था। आपको याद होगा कि 15 से 17 मार्च के बीच नरेंद्र मोदी का साउथ इंडिया का शेड्यूल लगा था। 15 से 17 मार्च के बीच उन्होंने दक्षिण भारत के 5 राज्यों में जनसभाएं की। फिर वेस्टर्न यूपी से अपने चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत की मेरठ से, और पंजाब के होशियारपुर में उन्होंने आखिरी चुनावी रैली से अपने अभियान का अंत किया। दूसरे चरण की वोटिंग तक प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेताओं पर बढ़त हासिल कर ली। उसके आगे भी लगातार उन्होंने एज बनाए रखा। मैं ये चुनाव प्रचार रैलियों, रोड शोज के लिहाज से यह आंकड़ों के नजरिए से कह रहा हूं। सिर्फ अप्रैल महीने में उन्होंने 68 चुनावी रैलियां और रोड शोज की, जबकि कांग्रेस के 3 बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सभी ने मिलाकर के लगभग 63 चुनावी कार्यक्रम किए। मौसम तो आप देख ही रहे हैं, आसमान से आग बरस रही है। ऐसे मुश्किल हालात में भी 73 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 76 दिनों में जो प्रचार कर रहा था, लगभग 206 चुनावी कार्यक्रम किए। उसमें रैलियां हैं, रोड शोज हैं और उस तरह के छोटे छोटे आयोजन भी। इसके अलावा उन्होंने लगभग 80 मीडिया चैनलों और अखबारों को इंटरव्यूज दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस लिहाज से 2019 के लोकसभा में या चुनाव में पार्टियों को प्रचार के लिए 68 दिनों का वक्त मिला था। उस समय प्रधानमंत्री मोदी 145 रैलियों के जरिए अपना प्रचार अभियान पूरा किए थे। उनकी तुलना में राहुल गांधी इस बार भी बहुत पीछे नजर आते हैं। जो आंकड़ा है 2024 की चुनावी रण में 53 साल के राहुल गांधी इन 76 दिनों में
रैलियां, रोड शोज कुल मिलाकर के 107 चुनावी कार्यक्रम कवर किए। इस बीच उन्होंने लगभग 100 मीडिया कर्मियों से बात की, मगर आधिकारिक रूप से केवल एक ही इंटरव्यू दिया था। प्रचार के मामले में उनकी बहन प्रियंका उनसे थोड़ा आगे दिखी। उन्होंने 55 दिनों में 108 जनसभाएं की और 6 इंटरव्यूज दिए। वे पूरे चुनाव के दौरान मीडिया कर्मियों से लगातार संवाद करती रही। प्रियंका गांधी को भले ही रायबरेली और सुल्तानपुर के आसपास महदूद कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस के राजनेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता मानते हैं कि उनको प्रचार में देश भर में अगर ले जाया गया होता, कुछ राज्यों में गई भी वो, लेकिन और अधिक उनका इस्तेमाल हुआ होता तो कांग्रेस के लिए बेहतर होता। स्टेट वाइज अगर रैलियों को देखें आप तो प्रधानमंत्री मोदी की सबसे ज़्यादा जो रैलियां रहीं, या यूं कहिए कि उनका फोकस जो सबसे अधिक दिखता है वह 31 रैलियों के साथ उत्तर प्रदेश में दिखता है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने 31 रैलियां की और उसके बाद बिहार का नंबर आता है जहां नरेंद्र मोदी ने 20 रैलियां की। महाराष्ट्र 48 सीटों का राज्य है, 19 रैलियां। पश्चिम बंगाल 42 लोकसभा सीटों का प्रदेश है, 28 चुनावी कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने वहां किए। इस बार अपने गृह राज्य गुजरात में उन्होंने कम समय दिया, सिर्फ 6 रैलियां की। 26 सीटों का राज्य है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद बीजेपी में सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार करने वाला कोई दूसरा नेता है तो गृह मंत्री अमित शाह वे दूसरे नंबर पर आते हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो उन्होंने इस बार 188 रैलियां और रोड शोज की। एक अनुमान के मुताबिक पूरे चुनाव के दौरान अमित शाह ने करीब 1 लाख किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। वो इस बीच पार्टी के दूसरे कार्यक्रमों में भी शिरकत करते रहे। चूंकि पार्टी के चाणक्य हैं तो चुनावी प्रबंधन, टिकट का बंटवारा, बाकी जरूरी इंतजाम, यह सब कुछ उनके जरिए ही चलता रहा। इसलिए वह भी एक बड़ा जिम्मा है, उत्तरदायित्व अमित शाह का। वहां भी उन्होंने अपनी ऊर्जा और समय लगाया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी पसीना बहाया। उन्होंने लगभग 73 रैलियां की और रोड शोज कुल मिलाकर के। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी खूब मेहनत की। उन्होंने लगभग 61 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। डायमंड हार्बर में रोड शो के साथ ही ममता बनर्जी ने अपना चुनावी अभियान क्लोज किया। यह आंकड़े इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो कि नेताओं ने अपने स्तर पर कितनी दूर तक और कितनी देर तक जाकर के जनता से संपर्क किया और अपनी पार्टी के हक में जनमत या माहौल तैयार करने की कोशिश की। अब यह जो 6 चरणों की वोटिंग हो गई है, एक चरण बाकी है, तो मैं यही कह रहा हूं कि 90% चुनाव हो गया है, लेकिन 100% फैसला लगभग तय हो चुका है। आगे कुछ और मसलों पर चलें चुनाव के। चर्चा में हम कुछ मेहमानों को लाना चाहते हैं। सुधांशु मित्तल जी बीजेपी की तरफ से आज नुमाइंदगी कर रहे हैं। सुधांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आखिरी दौर का मतदान है, एग्जिट पोल भी कल आ जाएंगे। एग्जिट पोल अमूमन नतीजों के आसपास होते हैं। दोनों तरफ की अपनी अपनी कयासबाजियां हैं, दावे भी अपने अपने हैं। जो आपका प्रतिपक्ष है वो ये कहता है कि इस बार चूंकि चुनावी मुद्दे मजबूत बीजेपी के पास नहीं रहे, कोई मजबूत नैरेटिव नहीं रहा। 14 में एक जनाक्रोश था मनमोहन सिंह के खिलाफ, 19 में एक राष्ट्र की भावना थी बालाकोट हमले के चलते, 24 अलग है, नतीजे अलग होंगे। यशवंत जी, पहली बात तो जो आपने आंकड़े दिए मेहनत कशी के, वही आंकड़े कुछ भविष्य का परिदृश्य जो है वो भी दिखाते हैं। देखिए, जितनी मेहनत नरेंद्र भाई और अमित भाई ने करी है वो दिखाता है 2 चीजें जो मेरा हमेशा राजनीति में मानना है कि राजनीति में जनता की नुमाइंदगी करने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। नेतृत्व करने के लिए
वो है आंख में स्वप्न और पेट में आग। तो जो मेहनत कशी आपने बताई वो इसलिए संभव है क्योंकि पेट में आग है जनता की सेवा करने की, इस देश को महान बनाने की, इस देश को विकसित बनाने की, इस देश में वो स्वप्न पूरे करने की जो हर गरीब के आंख से जो है आंसू पूछने का है। तो इसलिए आपके सामने एक ऐसा नेतृत्व देश के सामने है जिसकी सोच में सिर्फ देश के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए मेहनत, इसीलिए ये सारी मुशक्कत, इसीलिए वो स्वप्न जो है देखे जाते हैं जो नरेंद्र भाई देखते हैं और अमित भाई देखते हैं। इसीलिए जनता की, जिसको कहते हैं जनता की नुमाइंदगी जो है, उसका हक अगर किसी को मिलने वाला है जनता द्वारा, तो वो भाजपा को मिलने वाला है, नरेंद्र भाई को मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि जनता में एक विश्वास है, जनता में एक विश्वास है कि ये वो व्यक्ति है जो हमारे प्रति पूर्णतः समर्पित है। इसको छुट्टी नहीं चाहिए, इसको विश्राम नहीं चाहिए। ये बिल्कुल सारे समय एक ही जुनून से जीता है। वो जुनून है इस हिंदुस्तान। लेकिन जब आपके प्रधानमंत्री की तस्वीर विवेकानंद रॉक से कन्याकुमारी से देश भर में जाती है, साधना में लीन दिखते हैं और ये हर बार के चुनाव में होता है, तो आपका विपक्ष सवाल करता है कि अगर यही साधना करनी है तो आप 1 तारीख के बाद कीजिए जब चुनाव निकल जाता है। ये तो चुनाव को प्रभावित करने का एक रास्ता है, एक जरिया है कि आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं, तब भी आप लोगों तक पहुंच करके अपने बारे में बताएं। इसलिए एक और मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष जो है हमेशा हम जो करते हैं ना उसकी प्रतिक्रिया करता है। तो उनकी सारी राजनीति जो है प्रतिक्रियात्मक है। अब जैसे बता दो, हमने कहा, नरेंद्र भाई ने कहा 400 पार, अरे ये बताएं 400 आएंगी कैसे, ये 400 नहीं पार कर सकते। मैं हमेशा कहता था भाई चलो हम कर सकते नहीं कर सकते भूल जाओ, तुम तो बताओ तुम्हारी कितनी आ रही है। तुम 52 वाले जो हो 65 पे पहुंच रहे हो या 40 पे पहुंच रहे हो, कम से कम इसका लिखा जोखा तो दो। तो कोई जना जो है अपनी तरफ से सकारात्मक विषय उठाने वाला ही नहीं है। अरे भाई प्रधानमंत्री जी जो है वो वहां पे क्यों गए, रॉक पे क्यों गए, वो तो गलत हो रहा है। अरे तुम बताओ तुम क्या करना चाहते। आते हैं राज बिहारी, एक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ। राज बिहारी जी, वो विक्रम वेताल में क्या था कि वेताल सवाल करता था, विक्रम सवाल जवाब सही दो नहीं तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और वो अक्सर जवाब जो सही देते थे। ये एग्जिट पोल जो भी होते हैं उनके साथ भी कमोबेश वैसा ही है कि वो वेताल पूछता है कि बताओ कि सही है कि नहीं है, नहीं तो क्रेडिबिलिटी का सवाल हो जाता है, आपका क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। अब 24 घंटे बचे हुए, चुनाव संपन्न हो जाएंगे, एग्जिट पोल भी आ जाएंगे और 4 दिनों के बाद नतीजे भी आ जाएंगे। ये जो प्रधानमंत्री की साधना है जिसको लेकर के कांग्रेस सवाल कर रही है, क्या वाकई यह आखिरी दौर के मतदान को प्रभावित करेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से जो कहना था वो कह चुके हैं और अब वो ध्यान करने गए हैं। तो ध्यान करने पर भी अगर विपक्ष आपत्ति दर्ज कर रहा है तो ये उसकी बौखलाहट ही बता रहा है। प्रधानमंत्री तो कहां जहां भी रहेंगे कैमरा तो उनके आसपास ही रहेंगे। अगर वो दिल्ली में भी आराम करते तो भी लोग बताते कि प्रधानमंत्री कहां है। और दूसरा बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि केवल आज नहीं, अगर प्रधानमंत्री अगर कन्याकुमारी गए ध्यान करते तो जब चुनाव नहीं थे, जब उनके जो भी कार्य थे, खासतौर में जिस तरह से उन्होंने द्वारका में जाके तपस्या की थी समुद्र के अंदर, उस पर भी उनको आपत्ति थी। विपक्ष को तो राम मंदिर का उद्घाटन करने पर भी आपत्ति थी। तो विपक्ष की आपत्तियां तो हर समय रही हैं। कोई ऐसा मौका विपक्ष ने नहीं छोड़ा है जब प्रधानमंत्री से सवाल नहीं दागे हों, सवाल नहीं पूछे हों। और प्रधानमंत्री को जब लगता है सवाल का जवाब देना है तो वो मंच से दे देते हैं। मैं आता हूं, चूंकि आप जो कह रहे हैं, राजकुमार वेरका हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। राजकुमार, ये जो सवाल आपकी पार्टी की तरफ से हुआ है, जयराम रमेश ने भी कहा है कि ये ठीक नहीं है कि प्रधानमंत्री साधना में चले जाएं, तो कहाँ जाएं, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। सवाल ये है, फिर उस पर एतराज क्यों है?
देखिए, यहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हम धार्मिक आस्था रखते हैं, वो धार्मिक व्यापार करते हैं। हम राम की पूजा करते हैं, वो राम का व्यापार करते हैं। और क्योंकि उनका काम ही व्यापार करना है, और बड़े लोगों के साथ भी व्यापार करते हैं और भगवान का भी व्यापार करते हैं। वो तो कहते हैं कि राम तो हमारे आने के बाद ही आए हैं, राम तो पहले थे ही नहीं, राम कोई आस्था ही नहीं थी। और मुझे लगता ये कहां से आपने सुन लिया? प्रधानमंत्री जी को इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो देश है वो सब धर्मों का देश है। इस देश को धर्मों में बांट करके, टुकड़ों में बांट करके, गुटों में बांट करके, आप मजहबों में बांट करके नहीं चल सकते। और देश सबका इकट्ठा देश है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ये जो कर रहे हैं, स्वाय इसे नाटक ही कहा जा सकता है। अच्छा, सुधांशु जी, आपने सुना, प्राण प्रतिष्ठान राम जन्मभूमि में हो और ये बाइकॉट करें, ये उस पर आपत्ति जताएं, ऐसे बयान दें जिनका कि मुझे जिक्र करना भी अपने आप को छोटा लगता है। और उसके बाद ये राम भक्तों में, तो भैया बड़ी विडंबना है इस देश की कि ऐसे राम भक्त हैं जो कि राम की खिलाफत करते हो, वो राम भक्त रहेंगे। बट मैंने कहा मुझे कांग्रेस के साथ इन विषयों पे कुछ कहना बड़ा अजीब लगता है। सारा प्रश्न देखिए, राजनीति में क्या होता है, वो विश्वसनीयता का होता है, शब्दों का नहीं होता है। आदि शब्द कुछ है, मुंह में राम बगल में छुरी, अब शब्द कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए, आपके आचरण से लोग जानते हैं कि आप में कितनी श्रद्धा है और आप में कितनी जो है उसके प्रति समर्पण है। आज तक का इतने साल का इतिहास जो है उसमें जिस तिरस्कार के साथ कांग्रेस ने रामलला को देखा है, राम जन्मभूमि के सारे उसको विषय को देखा है, जिस तरह तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए, धर्म निरपेक्षता करते हुए, सांप्रदायिकता करते हुए कांग्रेस ने जिस तरह हिंदू को अपमानित करा है, ये आज हर एक ने देखा है। तो शब्द जो है, शब्दों से आपका आचरण नहीं बदलेगा। मैं सुधांशु जी आपके पास लौटता हूं, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा रहा है, धर्म किसी न किसी तरीके से चुनाव में आता है। वो आरक्षण का मसला हो, तो वो ज़मीन जायदाद के बंटवारे का मसला हो, तो वो राम मंदिर का मसला हो, तो या फिर ममता बनर्जी ने जिस तरीके से ओबीसी सर्टिफिकेट्स दे दिए वो मुद्दा हो, तो इस सारे के सारे जो हैं आपस में धर्म से ही जुड़े रहते हैं। धर्म का मसला इस बार के चुनावों में कितना काम कर रहा होगा? धर्म का मुद्दा तो चुनाव में हर बार काम करता है। ये बात मतदाताओं को समझाने की होती है कि और इस बार भी धर्म मुद्दा बना है, मुद्दा बनना भी था, क्योंकि राम मंदिर की स्थापना हुई थी और जिसको लेके विरोधी बार बार धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आरक्षण का सवाल उठाया, भ्रष्टाचार का सवाल उठाया और अपने सरकार की योजनाएं बताई कि कितना जनता को फायदा हुआ है, लाभार्थियों की संख्या कितनी है, तो उसको लेके भी विपक्ष को तो जो तुष्टीकरण की राजनीति थी उस पर ही रहना था। दूसरी बात है कि विपक्ष जो आरोप लगाता है कि प्रधानमंत्री धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन सवाल है कि इस देश में अगर हिंदुओं की बात करना धर्म की राजनीति है और एक वर्ग का पक्ष लेना, एक समुदाय का पक्ष लेना, खुलेआम पक्ष लेना, उनके लिए ओबीसी और का आरक्षण दे देना, अगर उस पर आप बात ना करें, उसका विरोध अगर आप करें, तो आप धर्म की राजनीति करने लगते हैं, आप सांप्रदायिक हो जाते हैं। ये फैक्टर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार जनता को बहुत आसानी से समझाया कि किस तरह से देश में, यानी कि एक फैक्टर भी चुनाव में काम करता है। एक सवाल अभय कुमार, चूंकि आप एनालिस्ट हैं इलेक्शन के, आमतौर पर सरकारें कहती हैं कि उनकी उपलब्धियां ये रही हैं, एक कामयाब सरकार रही है, चाहे वो सरकार किसी की भी कभी भी रही हो।
जब चुनाव शुरू होते हैं तो मुद्दे कई आकर के टपक जाते हैं और उन मुद्दों का दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता रहता नहीं है चुनाव के मौसम के आने तक, लेकिन जैसे चुनावी मौसम आता है वो सब ही वही प्रोमिनेंट हो जाते हैं और बाकी जो पहले चल रही चीज़ें होती हैं वो अलग हो जाती हैं। क्या चुनाव हिंदुस्तान में जिस तरीके से होते हैं वो सही रास्ते होते हैं, वाजिब तरीके से होते हैं? देखिए, अगर हम कभी निकालना चाहें तो हर चीज में कभी निकाल सकते हैं। और अभी आपने हमसे पहले वाले जो पूछा आपने कि धर्म के आधार पर, देखिए धर्म अगर रोल प्ले करता है तो माइनर रोल प्ले करता है। कैसे कि अगर आप धर्म का रोल आता तो 1993 के असेंबली पोल में बीजेपी यूपी में इतना मतलब सरकार बना लेती, अच्छे बहुमत के साथ सरकार बना लेती। इसमें कि मैं बता रहा हूँ कि कल्याण सिंह जी ने चुनाव लड़ा था, यह कहा कि 300 सीट से कम मुझे आता है तो मैं मानूंगा कि मतलब हम 300 सीट मुझे दी है। और वो आगे क्या बोला था वो मैं क्या बोलूँ। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि अगर देखिए नरेंद्र मोदी जी का जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको कैटर करना बड़ा ही मुश्किल है। कैसे? धर्म भी चाहिए इनको, जाति भी चाहिए, महंगाई कम चाहिए, वेतन ज्यादा चाहिए, लीडर भी ऐसा चाहिए जो थोड़ा सा मतलब जिससे कि ये है। अटल बिहारी वाजपेयी के 2004 में हारे तो मल्टीपल कारण से हारे, लेकिन क्या था काफी ब्रीज हो गए थे, थोड़ा भूल जा रहे थे, बोलते बोलते थोड़ा रुक जा रहे थे। तो जो नरेंद्र मोदी जी का जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको ऐसा भी लीडर चाहिए जो कि थोड़ा एक्टिव हो, एजाइल दिखे। तो कहने का यह है कि देखिए अगर हम कभी निकालना चाहें तो वोटिंग मतलब भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, कुछ न कुछ कभी निकालना संभव है। लेकिन अगर हम बात करें कि मतलब फिर भी मैं मानूंगा कि ओवरऑल अच्छा सिलेक्शन हो रहा है, ईवीएम के थ्रू इलेक्शन हो रहा है, अच्छा इलेक्शन हो रहा है, सब लोग हम लोग निकल के वोट कर रहे हैं, हमने भी वोट किया है। तो कहने का अर्थ है कि मैं तो अच्छा ही मानूंगा। ठीक है विक्रम राव, मैं एक स्टेट को लेकर के आपसे बात करना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल जो है इस बार आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देगा बीजेपी के लिहाज से। आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल इस बार बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? अगर है तो कारण क्या? केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, इस बार दक्षिण भारत में विंध्याचल के दक्षिण में भी काफी बड़े पैमाने पर नरेंद्र मोदी के समर्थन में लोग दिखाई। हम बारी बारी से आते हैं, पश्चिम बंगाल आते हैं, फिर वहीं आंध्र तेलंगाना तमिलनाडु केरल चलते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं आपकी अनुमति से, इस बार के चुनाव की विलक्षणता क्या है। नरेंद्र मोदी की मुकाबला किसी राजनेता से नहीं है, उनका मुकाबला जोसेफ गोबेल से है। गोबेल कौन था? एडोल्फ हिटलर का प्रधानमंत्री था। 100 झूठ बोलता था कि एक सच होगा। जितना प्रचार, जितना विशाल प्रचार किया है लोगों ने, मैंने 15 लोकसभा की रिपोर्टिंग की है अपने अखबार के लिए, उस आधार पे उसको बता रहा हूँ। राजनीति शास्त्र के छात्र होने बता रहा हूँ आपको, जिस प्रकार झूठ धर्म पे हमला करेंगे। 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री का अभिनय करते रहे, ऑस्कर अवार्ड के लिए क्वालिफाई करके थे उसके लिए, वो उसके मुकाबले नरेंद्र मोदी खड़ा करे जिसका हर पल हर क्षण एक्टिविटी था, एक्शन था, सक्रियता थी। मैं यहाँ एक बात और बता दूं, इस बार ये झूठ बनाम सच का चक्कर है। इतना प्रचार किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कभी नहीं हुआ भारतीय चुनाव में जितना नरेंद्र मोदी के खिलाफ हुआ है। और मैं जानता हूँ कब जो भारत के सचेत जागरूक मतदाता इससे ख्याल करेंगे। अब पश्चिम बंगाल के बारे में कहूँ, पश्चिम बंगाल में नक्सलाइट किला रहा, सीपीएम वाले शासन करते रहे, कांग्रेस से टूटी, ममता बनर्जी कैंपेन करती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी की भीड़ में जितने लोग दिखाई दे थे और जो थीम जो उन्होंने पकड़ा, उनका जो स्वर था, जो मुद्दा था लॉ एंड ऑर्डर का, सबसे खराब प्रशासित देश आजकल है भारत में केवल पश्चिम बंगाल है। जब जान की कोई कीमत नहीं है, महिलाओं की इज्जत नहीं है और लूट खुलेआम हो रही है, चाहे एडमिशन में हो, चाहे कितने अरबों रुपए की लूट। वहां नरेंद्र मोदी का जाना, अभियान करना, लोगों को सच बताना और जीतने का प्रयास करना एक
रिकॉर्ड हो जाएगा ये। आते हैं आपके पास। कुछ सवाल हैं बुनियादी जो आपके कहने से पैदा होते हैं, सवाल किया जाना चाहिए। मैं रास बिहारी के पास आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं मनोज जी के पास आना चाहता हूँ। आप सोशियोलॉजिस्ट हैं और देश में जो चुनाव चल रहे होते हैं उस दौरान जनता कहाँ वोट कर रही है, किस आधार पर कर रही है, जो चुनाव नतीजे आएंगे उनका पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करते हैं और बहुत हद तक आप उसमें कामयाब रहते हैं। मनोज, हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल में ये कहा जाता है कि इस बार बीजेपी के हक में नतीजे कहीं बेहतर आएंगे। पश्चिम बंगाल को आप बीजेपी के लिहाज से कैसे देखते हैं? देखिए यशवंत जी, सबसे बड़ी बात है कि पिछला जब हम विधानसभा चुनाव की बात करें, बंगालियों के अंदर और बंगाल में रहने वाले लोगों के भीतर में अपने कम्युनिटी, अपने लोगों के प्रति काफी आस्था रहता है और उनके प्रति झुकाव रहता है। ममता बनर्जी जब आगे बढ़ रही थी, कांग्रेस से हटकर सीपीएम के खिलाफ जब लड़ रही थी, तो वैसे स्थिति में क्या था कि उनके अंदर जो बंगालीपन दिखता था तो बंगाल के लोगों ने पसंद किया था। विधानसभा चुनाव में जो मुझे लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कमजोर कड़ी ये हो गई थी कि उसको बाहर से नेता ले जाकर वहां पे चुनाव लड़ना पड़ा, और जो कि बंगाली जो वहां के थे, लोकल जो कम्युनिटी थी, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई, क्योंकि वो बाहर के लोगों को पसंद नहीं कर पाती। इस बार लगता है कि संदेश खाली कुछ संदेश तो देगा ही देगा। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या है, अभी कल के एग्जिट पोल में हम लोग देखेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जो बीजेपी अपनी मैसेज को जनता तक ले जाना चाह रही थी, वो मैसेज जा रहा है। लेकिन ये भी मैं कहूंगा बड़ी बहादुरी के साथ अपने लोगों से भिड़ते हुए भी ममता बनर्जी काफी हद तक बीजेपी को रोकने की भी कोशिश कर रही है। अच्छा, 4 राज्य ऐसे हैं जहां फिर बीजेपी उम्मीद कर रही है, और वो आंध्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरल को कुछ हद तक मान सकते हैं। मैं सुधांशु मित्तल आपके पास आना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में एक गठबंधन तैयार किया बीजेपी ने और कहा जाता है कि बहुत ही अनुकूल गठबंधन है। तेलंगाना में बीआरएस का कद अचानक से कम हुआ है, तो वहाँ बीजेपी कांग्रेस को फायदा होता हुआ से दिख रहा है। दक्षिण भारत की जो रणनीति बीजेपी की रही, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बार बार की यात्राओं और रैलियों, रोड शोज के जरिए, कुछ उम्मीद आपको मजबूत सी दक्षिण भारत से बीजेपी के लिए अब दिखने लगी है? इतने सालों का एक जो प्रयास था भाजपा का, उसके प्रति लोगों में आस्था आई है। उसका कारण यह है कि वहां पे जो जो नेतृत्व था उसके प्रति लोग उदासीन होते गए, और जब उदासीन हो जाते हैं तो फिर नया विकल्प ढूंढा जाता है। और इसीलिए आपने देखा हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, इन सब जगह पे एक वैकल्पिक राजनीतिक चॉइस जो है, उसके लिए जो है लोगों ने मन बना रखा है। बंगाल की तो आपने चर्चा करी कि 18 सीटों से अब की बार भाजपा वहां 30 सीटों तक आने वाली है। उसके बाद उड़ीसा आई है। उड़ीसा में इस समय भाजपा की 8 सीटें थी, लेकिन भाजपा के प्रति इतना उत्साह है वहां पे कि रिकॉर्ड तोड़ सीटें आ जाएंगी, ये स्पष्ट दिख रहा है। तेलंगाना में तो जो टीआरएस बीआरएस के खिलाफत थी, उसका जो बीड़ा उठाया तो भाजपा ने उठाया था। किन्हीं कारणवश जब संजय बंडी यहां पे आ गए, तो वो जो उन्होंने माहौल बीआरएस के खिलाफ खड़ा करा था, कांग्रेस को उसका फायदा मिला। कांग्रेस ने नहीं वहां पे आंदोलन करा था। कांग्रेस ने वो जो वैक्यूम है वो वहां पे कांग्रेस का बनाया हुआ नहीं था। लोगों में बीआरएस के प्रति घृणा थी, एक आक्रोश था, और विकल्प में भाजपा दिख रही थी। लेकिन जैसा मैंने कहा, किसी कारणवश वो यहाँ पे एक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, उससे लोगों में एक भ्रांति आई और कांग्रेस को उसका फायदा मिला। आता हूं, लेकिन लोकसभा में उसका फायदा हमें मिलने वाला है। लोकसभा में हमारी 4 सीटों की जगह आप देखिएगा दुगने से ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। वोट परसेंटेज अभी ग्राफिक्स आप देख रहे होंगे, उसमें
मैं मनोज आपके पास आना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल 74%, 70% से ऊपर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य हैं। इसका सिग्नल क्या जाता है? 65% तेलंगाना है, लेकिन 72% से ज़्यादा वोट उन राज्यों में हैं जहां बीजेपी उम्मीद करती है कि उसकी स्थिति बेहतर होगी। यशवंत जी, जिस तरह से अभी काफी चर्चा में ये रहा कि गर्मी के कारण या बहुत सारे ऐसे कारणों के कारण इस बार मतदाता कम दिखा वोटों पे, तो मेरा मानना है कि इसके लिए सिर्फ ये ना सोचे कि ये गर्मी का कारण है या भारतीय जनता पार्टी या रूलिंग पार्टी के प्रति लोगों का कहीं प्रेम कम हुआ है। मेरा मानना है कि जब भी वोट परसेंटेज बढ़ता है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो विपक्ष की होती है, क्योंकि विपक्ष जब सरकार के विरुद्ध एग्रेसिव अपना रोल निभाता है तो मतदाताओं के अंदर एक आक्रोश पैदा होता है और उसके कारण दोनों तरफ के मतदाता आगे बढ़कर वोट पोल करते हैं। इस तरह इस बार हुआ क्या है कि जो पार्टियां लड़ रही थी, जैसे कांग्रेस थी, नेशनल पार्टी, वो पार्टी पीछे खड़ी थी और रीजनल पार्टी को आगे की कि भाई मुझे लगता है कि मैं इस चुनाव में काफी हद तक सफल बीजेपी को हराने में नहीं हो पाऊंगे। तो उसके कारण हुआ क्या कि रीजनल पार्टियों के प्रति नेशनल मुद्दों पे बहुत ज्यादा उनके वोटरों का बहुत ज्यादा प्रेम नहीं दिखा, या कहिए कि उनके लिए उस तरह का कुछ दिखा नहीं कि ये हम इनको वोट देकर क्या करेंगे। तो लोगों का कहना ये होता है कि जब वोट परसेंटेज गिरता है तो सरकार के प्रति आक्रोश दिखता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये वोट प्रतिशत जो गिरा है उसके लिए सबसे बड़ा किसी को हम मान सकते हैं कि कारण होगा तो विपक्ष की और रणनीति होगी, जहां पे वो सरकार को घेरने में नाकाम हुई थी। अच्छा, मैं रास बिहारी के पास आना चाहता हूँ। रास बिहारी, एक बुनियादी फर्क दिख रहा है, क्योंकि अब तो 57 सीटें और बाकी रह गई हैं। जब आप उन राज्यों में जाते हैं जिन राज्यों में इनकम्बेंट गवर्नमेंट स्टेट में, जैसे उड़ीसा है या पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों में वोट परसेंट, असम भी लीजिए आप, इन राज्यों में वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति जो है वो उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, इन दोनों जगहों पर बीजेपी है, बिहार में एनडीए है। इन राज्यों में 60% या उससे कम वोटिंग है, बिहार, यूपी, दिल्ली में। आप असम में, बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्रा में, इन राज्यों में 72% से ऊपर, 74-76%। ये अंतर क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पिछले कुछ चुनावों को देखेंगे तो सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में होता रहा है और उसके बाद में आंध्र प्रदेश आता है, फिर उड़ीसा और दूसरे राज्य आते हैं। अगर और उत्तर प्रदेश का अगर आंकड़े देखेंगे तो वहां पहले भी बहुत ज्यादा नहीं रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी यूपी में कोई बहुत अच्छा मत प्रतिशत नहीं रहा, मतलब टोटल 58% के आसपास रहा है। और इसी तरह बिहार में भी थोड़ा यूपी से थोड़ा ज्यादा जरूर रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक चीज बड़ी समझने की है कि पश्चिम बंगाल में जो राजनीति होती है वो निचले स्तर तक पता चल जाता है कि कौन किसके साथ है। वहां पर लोग गांवों में भी पार्टियों के कार्यालय बनाते हैं, छोटे छोटे कार्यालय बनते हैं, वहां लोग आके बैठते हैं, चाय पीते हैं, राजनीति पे चर्चा करते हैं। ऐसा माहौल किसी और राज्य में नहीं दिखाई देता है। वहां अगर आप चुनाव से पहले जाएंगे, झंडे लगे हो ना लगे हो, प्रचार हो या ना हो, लेकिन आपको बातचीत करने में पता चल जाएगा कि इस गांव में किसका जोर है। और ये अलग बात है कि जब चुनाव आते आते जब हिंसा होती है तो जो वहां हिंसा को बढ़ावा देता है, जो बमबारी करता है, उसका भी असर मतदाताओं पे पड़ता है। और इस बार अगर आप देखेंगे तो हिंसा पहले के मुकाबले कम हुई है, लेकिन मतदान प्रतिशत भी लगभग 4 या 5% अलग अलग जगहों में कम रहा है। उसकी वजह यह भी है कि वहां पर जिस तरह से मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लिया जाता था, मशीनों के बटन जबरदस्ती दबा दिए जाते थे, इस बार नहीं हो पाया है। तो इसी कारण भारतीय जनता पार्टी के नेता भी मान रहे हैं, लोग भी मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें अच्छी आने वाली है। तो ये तो विक्रम मतदान का ये मोटे तौर पर एक अनुमान सब लोग लगा रहे हैं कि बीजेपी का परफॉर्मेंस इस बार बहुत अच्छा होगा। मैं आखिर में मनोज का राय उनकी लूंगा कि क्या स्थिति है। महाराष्ट्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है,
48 सीट्स हैं, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा राज्य है, और वहाँ दो फाड़ है, एक जो अघाड़ी का है और एक बीजेपी शिवसेना जो टूटी वो, एनसीपी जो टूटी वो, तो ये एक अलग गठबंधन है। और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र जो है एनडीए के लिए एक बड़ा चैलेंज है। महाराष्ट्र को आप कैसे देख रहे हैं? यशवंत जी, जो महाराष्ट्र है इसको इस बार सारे, चाहे पत्रकार हो चाहे वहां की जनता बने मतदाता हो, ये समझने की कोशिश किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि वहां पे बहुत सारे ऐसे बिखराव हुए हैं पार्टियों के अंदर, जिसको लेकर समझ नहीं पा रहे लोग कि क्या होगा। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहां पार्टियों का नींव वो कई हाथ को तोड़ा है, उससे मुझे लगता है कि इनको फायदा मिलेगा दो तरह से। एक है कि देखिए, जब भी कोई नेता होता है उसके पीछे का जो नेता होता है, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश में अभी मुलायम सिंह यादव की राजनीति चलती थी तो मैनेजमेंट का काम टोटल शिवपाल सिंह यादव का था, और जिस दिन शिवपाल सिंह यादव के ऊपर भरोसा कम हुआ समाजवादी पार्टियों का, आप देखेंगे समाजवादी पार्टी धीरे धीरे कार्यकर्ता विहीन, या कहिए कि लोगों के बीच में उसकी वो पेट नहीं रही। उसी तरह से आप बिहार में जाएंगे तो जहां लालू के पास नीचे में जगदानंद सिंह, रघुवंश प्रसाद सिंह, ये सारे लोग थे, तो एक मजबूत कड़ी बनाकर उनको आगे लेकर गए थे, और जो बिखरा हुआ तो इसके बाद से कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से शरद पवार एक चेहरा थे, लेकिन जो मैनेजमेंट था बूथ का वो अजीत पवार के पास रहा था। अजीत पवार पूरे चुनाव लड़ाते थे, नेशनल लेवल पे चेहरे पे काम करते थे शरद पवार जी। उसी तरह से बाल ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे, उनके सारे मैनेजमेंट को देखने वाला कोई था बंदा जो जिसे कहा जाता है कि बूथ पे खड़ा होने वाला था, तो एकनाथ शिंदे था, और वो आज के डेट में अलग हो गया। अब बात हुई है कि इसके अलग होने के बाद लोगों एक मिनट मनोज, एक मिनट, विक्रम राव, आप इस बात से सहमत हैं कि एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के बूथ मैनेजमेंट का काम करते थे, अचानक थे, उनके हटने से या अजीत पवार के शरद पवार से हटने से उन दोनों पार्टियों की ताकत कम हुई? चाहे नेताओं का कद जितना बड़ा हो, लेकिन चुनाव जीतने की जो शैली है, उसका जो प्रबंधन है, वो उनके हाथ से निकल गया। एकनाथ शिंदे का उदाहरण बहुत बढ़िया क्या है। ये आपकी राजनेता था ही नहीं, ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, आज सबसे बड़े आर्थिक संपन्न प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया है। एकनाथ शिंदे का शिवसेना छोड़ने से साफ हो गया कि महाराष्ट्र और भारत के गरीब लोग महागठबंधन के साथ नहीं है। एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे होते, जो आर्थिक रूप से कितने संपन्न है, कितने बड़े हो गए बाप के नाम पर, तो मुझे एकनाथ शिंदे का बहुत बड़े उदाहरण दिया आपने, और उससे साबित होता है कि साधारण आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। और उसकी वजह से जो वोट पड़ेंगे वो और उनके बेटे डॉक्टर शिंदे दोनों के नाम पे देखिए कितने वोट पड़े हैं महाराष्ट्र में। लगता है महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे की शरारत के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का चांस बेहतर है, पक्ष बेहतर है। एक बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जैसे पंजाब की सभी 13 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बची खुची सीटें 13 रह गई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो। प्रधानमंत्री की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी, और वहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री जहाँ से आते हैं गोरखपुर, वहाँ तक की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, यानी पूर्वांचल का हिस्सा वो बचा हुआ है। और इस हिस्से को लेकर के बीजेपी, समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच में एक अलग तरह की कश्मकश लड़ाई चल रही है। ज़्यादातर लोगों का कहना यह है कि यहाँ बहुत कांटे का मुकाबला कई सीटों पर है। अब अभय कुमार, ये जो 13 सीटें पूर्वांचल की हैं, इन 13 सीटों का जो जमीनी समीकरण है वो आपको कैसा नजर आता है? देखिए, जमीनी समीकरण तो बीजेपी के पक्ष में दिख रहा है, और मैं बता रहा हूँ कि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में अलायंस हुआ है वह जमीन से जुड़ा हुआ एकदम ही नहीं है। कैसे? अगर आप देखिए कि वाराणसी लोकसभा सीट का 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ कि दूसरे पैदान पर सपा की शालिनी यादव थी, और तीसरे पैदान पर अभी तो कांग्रेस की बार अजय राय थी। तो नियमतः वो सीट से सपा के उम्मीदवार को आना चाहिए था, लेकिन वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि भैया चलो सीट, अगर सीट का परिणाम सबको पता था तो चलो भैया हम क्यों हारे, ये हारे। तो कहने का अर्थ है कि बीजेपी वहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था
वह मतलब कि एक जमीन से जुड़ा हुआ ना होकर के आपसी एक था कि चलो भैया हम लोग एक दूसरे को मतलब कि जमीन पर कुछ खिलाना देना था नहीं। लेकिन अभी जो 13 सीट का जो आंकलन है, मैं मान के चल रहा हूँ कि बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, और तब जबकि यह नरेंद्र मोदी जी के सीट के साथ इलेक्शन हो रहा है, तो उसका भी एक मैंने डोमिनो इफेक्ट वहां पर देखने को मिलेगा और बीजेपी अच्छा लग रहा है कि अच्छा करेगी। ठीक। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अमित शाह का एक बयान में आपको सुनाना चाहता हूं, बल्कि बताना चाहता हूं। अपने हाल के इंटरव्यूज में बीजेपी का चाणक्य माने जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने अनुमान जताया कि बीजेपी इन राज्यों में बहुत अच्छा करने जा रही है। उनका दावा है कि तेलंगाना में बीजेपी 17 में से 10 सीटें जीतेगी, पश्चिम बंगाल में 24 से 30 सीटों पर उसको जीत मिलेगी, ओडिशा में 21 में से 17 सीटों पर कमल खिलेगा। ओडिशा में बीजेपी के पास राज्य की सत्ता भी आ सकती है। आपको पता है कि वहां विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ साथ हो रहे हैं। उन्हें विधानसभा की 147 में से 75 सीटें यानी कि बहुमत आ जाता है, जीतने की उम्मीद है। अमित शाह आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी जो गठबंधन है उसके बहुत अच्छा करने का दावा कर रहे हैं। उन्हें लोकसभा चुनाव में भी बड़ी जीत की उम्मीद है। रास बिहारी, उड़ीसा में क्या नवीन बाबू के स्वस्थ ना रहने के कारण बीजेपी का ग्राफ गिरा है, और क्या वहां बीजेपी विधानसभा में भी अपना बहुमत लेकर के आ सकती है? हमने जो चुनाव में देखा है उसमें भारतीय जनता पार्टी का अभी लोकसभा चुनाव पे ज्यादा जोर था, और इसी कारण उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। उसकी सीटें भी अच्छी खासी बढ़ने वाली हैं, लेकिन चूंकि आखिर तक समझौता होगा बीजेपी से, ये चलता रहा। इस कारण विधानसभा चुनाव में शायद ये था कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें दी जाए, लेकिन आखिरी दौर में जब गठबंधन नहीं हो पाया बीजेपी से, तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश तो बहुत की है कि विधानसभा चुनाव में भी उसे बहुमत मिले, लेकिन जिस तरह से चुनाव का रुख बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें तो विधानसभा में बहुत अच्छी आएंगी, लेकिन क्या सरकार बना पाएगी नहीं बना पाएगी ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। आता हूं। अब अमित शाह के उस इंटरव्यू का जो बाकी हिस्सा में उसको रखना चाहता हूं ताकि हम लोग चर्चा उस पर कर पाएं। मैं अमित शाह को लेकर के इसलिए आ रहा हूं क्योंकि 2014 में जब उत्तर प्रदेश उनको दिया गया था तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश बहुत ही कमजोर स्टेट था। 10 सीटें उससे पहले बीजेपी के पास थी। अचानक जो है वो क्रांतिकारी नतीजा आता है और 70 से ऊपर चली जाती है बीजेपी। तो वो कहते हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी बड़ी जीत को तय करेगी। बिहार में तेजस्वी की अगुवाई में इंडी गठबंधन की तरफ से बीजेपी को तगड़ी चुनौती मिलती तो दिख रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश राहुल की रैलियों में भी भीड़ उमड़ती रही है, लेकिन बीजेपी उससे परेशान है। फिर भी दावा यह है कि यहां पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाना क्या बीजेपी को चुनावी लाभ दिला सकता है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो अपना जलवा है, वो जीत का जो सिलसिला है बीजेपी का, उसको बनाए रख सकता है। इसके साथ ही इन 2 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो क्या बीजेपी जो 2019 का परफॉर्मेंस है दोनों राज्यों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में, उसको दोहरा सकती है? सुधांशु मित्तल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जाहिर है आप कहेंगे कि हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपका जो विपक्ष है, एक गठबंधन वहां भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का है, और दोनों दलों ने बहुत मेहनत की है। तेजस्वी यादव ने भी 200 से अधिक रैलियां की हैं, उनकी रैलियों में भी भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ के आई है। तो दोनों स्टेट्स में आपका विपक्ष जिस तरीके से ज़मीन पर लगातार काम करता हुआ, खून पसीना बहाता और अपनी तरफ भीड़ को मोड़ता दिखा है,
उस लिहाज से इस उम्मीद पर आपका उतरना क्या आसान है? यशवंत जी, पहली बात तो पिछली बार की तरफ से अगर तुलना करी जाए ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सापा बासपा का और आरएलडी का गठबंधन था, बहुत ही मजबूत गठबंधन था। क्योंकि अगर आप यूपी की लोकसभा की जो सीटें हैं उनका डेमोग्राफिकली उनको अगर मैप करें तो ये बहुत बड़ा एक कॉम्बिनेशन था कि मुसलमान, यादव, दलित, इन सब में एकता आ गई और वोट का विभाजन नहीं हो रहा। उसके बावजूद भाजपा का अगर आपने प्रदर्शन देखा हो तो 65 सीट था। अब की बार हम लोग एक चीज भूल रहे हैं कि भाजपा अलग से चुनाव लड़ रही है। अगर विधानसभा के चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि भाजपा के वोट ने यूपी की राजनीति में कैसा उलटफेर करा था। उसकी एक सीट आई थी, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण वोट थी, 12% वोट लेगी। तो ये जो वोट विभाजन है, इसका फायदा सीधे सीधे भाजपा को मिलने वाला है। और ये तथ्य जो है, ये पिछली बार के मुकाबले एक बहुत आता हूं रास बिहारी सुधांशु जो कह रहे हैं, क्या ये चलती हुई या तैरती हुई नाव के पीछे जो हवा उसके साथ चलती है, बीएसपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए वैसी है क्या? मुझे लगता है कि बीएसपी की अपनी अलग रणनीति है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में एसपी से गठबंधन तो किया, लेकिन गठबंधन बाद में चला नहीं। विधानसभा चुनाव में अलग लड़े, तो एक तो विश्वास वाला गठबंधन कभी रहा नहीं सपा और बसपा का, या बसपा ने जिससे भी गठबंधन किया वो गठबंधन में कभी विश्वास नहीं कायम कर सकते। और इसी कारण मुझे दूसरा जो है कि बसपा अपना वोट परसेंटेज ज्यादा दिखाना चाहता है, क्योंकि बसपा के पास में अब खोने के लिए बहुत कुछ है। अगर उसका वोट परसेंटेज नहीं बढ़ता है, उसके कुछ लोग जीत के नहीं आते हैं, तो उसको राष्ट्रीय दल की मान्यता पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है कि ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी लड़ाने की कोशिश की है। लेकिन हमने विधानसभा चुनाव में देखा है कि किस तरह बसपा के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है बड़ी संख्या में। और इस बार लोकसभा चुनाव में भी जनता देखेगी कि बसपा के उम्मीदवार जो टक्कर में बताए जा रहे थे, वो केवल हार जीत में कुछ सीटों पे भूमिका निभाई। कई सीट्स पर आप देखेंगे तो बीएसपी ने कुछ ऐसे कैंडिडेट्स डाले हैं जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के मुकाबले में खड़ा होते हैं, या जो उस तरह का वोट बैंक आता है उसी में सेंधमारी करते हुए से आपको दिखेंगे। मैं वेरका साहब आपके पास आना चाहता हूँ, बहुत देर से नहीं आ पाया हूँ। कांग्रेस के लिए जो जानते हैं सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कांग्रेस अपने पूरी हिस्ट्री में, इलेक्टोरल हिस्ट्री जो है, सबसे कम सीटों पर लड़ रही है। वो 300 के आसपास सीटों पर लड़ रही है। पिछले 2 बार के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए जो 10% मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स होने चाहिए, वह भी वो नहीं हासिल कर सकी है। क्या कांग्रेस सबसे कम सीटों पर लड़ते हुए भी नेता प्रतिपक्ष के लिए जो 54-55 सीटें होती हैं जीतने की खातिर, उतनी सीटें जीत पाएगी? कि बात यह है कि आप जो अभी अमित शाह जी के बारे में जो तबसरा कर रहे थे, जो उनका दावा है, उनके सारे दावे हवा हवाई होने वाले हैं। एक बात का मैं दावा करता हूं। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि लोग महंगाई पे बात करना चाहते हैं, लोग बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं, आप बात नहीं करना चाह रहे। आप जो सपना देख रहे हो 2019 वाला या 2014 वाला देख रहे हो, वो सपने सारे बेकार होने वाले हैं। ना खुदा ही मिलेगा, ना विसाले सनम। और मुझे इस बात में कोई शंका नजर नहीं आ रही कि 4 तारीख को जैसे रिजल्ट सामने आएंगे, आप ये कह रहे हम विपक्ष का नेता बनाने की बात नहीं, हम नेता बनाएंगे और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जो है वो हमारे गठबंधन का होगा। अच्छा विक्रम राव, एक सवाल रह गया है जो बहुत जरूरी है कि पूछा जाए। चुनाव लगभग पूरा है और जमीन से
जो चीज़ें छन करके आती हैं पत्रकार लगभग समझता है, जानता है, जांचता है, परखता है। एक लंबा अनुभव आपका रहा है, निजी तौर पर आपका अनुभव इस बार के चुनाव नतीजों के लिहाज से क्या कहता है? मेरा आकलन ये है राणा साहब कि 340 तक तो मैंने स्टडी किया कॉन्स्टिट्यूंसीज का, जहां भारतीय जनता पार्टी, एनडीए नहीं, भारतीय जनता पार्टी सीटें मिल रही है। एक दूसरा मैं कहना चाहूंगा, इस चुनाव में एक बात उभर के आ जाएगी कि भारत जोड़ो था या कांग्रेस तोड़ो था। ये भी सिद्ध हो जाएगा। ये अभियान पूरा मोहब्बत की दुकानें खोलने की नहीं थी, नफरत को मजबूत करने का। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत फैलाई, ये कोई एक अक्षम्य है, तो ये कोई गवारा करेगा। और एक बात और कहूंगा, कारगिल में नवाज शरीफ के बयान के बाद ये साबित हो गया कि कारगिल वॉर के बाद एनडीए के खिलाफ भारतीय कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही थी। लोगों ने विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस मेरे साथी। कांग्रेस आप जो कह रहे हैं बेसिकली कांग्रेस जो है उसी तरह के आरोप बीजेपी पर लगाती रही है। अब सवाल ये है कि देश की जनता कहां जाकर के अपना मत डालती है, वो अपना जनादेश क्या देती है। विक्रम राव कह रहे हैं कि मैंने कांग्रेस भी ख्याल कीजिएगा, कांग्रेस का कारगिल का झूठ पकड़ा गया है। हाँ, उस लिहाज से आप सही हैं, अपनी जगह पर आप बिल्कुल दुरुस्त है। उस लिहाज से नवाज शरीफ के बयान के बाद से यह एक मोर्चा है जो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल भरा है। विक्रम राव साहब, लंबा अनुभव है पत्रकारिता का, और आप कह रहे हैं कि मैंने निजी तौर पर यह जांचा है, परखा है, जाना है, समझा है, और 340 सीटें सिर्फ आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं। खैर, अब कितने दिन बचे हुए हैं? 4 जून को काउंटिंग होगी, लेकिन चलते चलते मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ 240 में नहीं कहा, अरे 340 कहा है। 340, मैंने 340 शायद कहा है। अगर 240 कहा है तो मैं फिर दोहराता हूँ, आप 340 कह रहे हैं। गलती हो गई। 340 सीटें आप सिर्फ बीजेपी के लिए कह रहे हैं। इंडिया न्यूज पर 1 जून को शाम 5 बजे से एग्जिट पोल, सटीक जो पूर्वानुमान है, ज़रूर देखिएगा। और 4 जून को सुबह 6 बजे से जो चुनाव की गणना होगी, मतगणना जिसको हम कहते हैं, ईवीएम खुलेंगी। उन नतीजों के सबसे तेज़ नतीजे अगर आपको देखने हैं, उसका सही विश्लेषण आपको जानना समझना है, तो आप इंडिया न्यूज़ के साथ जरूर जुड़िएगा।